हेलो बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक वीडियो के साथ। ये वीडियो भी हमारे बीएड फर्स्ट ईयर की कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, जिसमें आज एक बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है लिंगीय विभेद, यानी कि जेंडर बायस्ड, जो आपको समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है, आज भी व्याप्त है समाज में। तो लिंगीय विभेद हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंगीय विभेद है क्या। लिंगीय विभेद का अर्थ क्या है। लिंगीय, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लिंगीय विभेद अर्थात बालक तथा बालिकाओं के बीच व्याप्त लैंगिक असमानता। लैंगिक यानी कि लिंग के आधार पर जो असमानता व्याप्त है, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है कि ये बालक है और ये बालिका है, ऐसे बीच में पार्टीशन कर देते हैं। बालक है तो ज़्यादा महत्व देना, बालिका है तो कम महत्व देना। तो ये असमानता कहीं ना कहीं ये आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। भले हमारा पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन फिर भी इस मानसिकता से कुछ लोग, हम ये नहीं कहते कि हमें बहुत हद तक परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज भी इस मानसिकता से पढ़े लिखे वर्ग भी ग्रसित है। तो ये जो ये लिंग विभेद देखने को मिल रहा है, ये लिंग विभेद है क्या। तो जो बालक तथा बालिका यानी बॉयज़ और गर्ल्स में जो व्याप्त लैंगिक असमानता है, उसे हम लिंगीय विभेद कह सकते हैं, यानी कि लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव। ठीक है, आगे हम देखें कि बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना। अब ये जो भेदभाव है ना, ये प्राचीन काल से ही अवधारणा चली आ रही है। ये कॉन्सेप्ट, जो संकल्पना, ये अवधारणा, ये हमारी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि हमारे प्राचीन काल से जो हमारी परंपरा थी ना, वो पुरुष प्रधान समाज था, आज भी है पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, तो ये क्या है, अवधारणा है। क्या अवधारणा है कि जीवित पुत्र का मुख देखने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि अगर पुत्र का मुख, जीवित पुत्र का मुख देखेंगे तो हमारे सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे, सारे पाप जो है खत्म हो जाएंगे, हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, हमें सीधा स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। ये मानसिकता, ये विचारधाराओं में ये बंद है और ये प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। ठीक है, तो अब हम देखें कि ये जो प्राचीन काल से ही जो चीज़ें चली आ रही है, लिंगीय विभेद चली, बहुत हद तक परिवर्तन हुआ है। आज हम ये नहीं कहेंगे कि जो प्राचीन काल से थे तो आज भी है, परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन का नतीजा है कि नतीजा क्या है परिवर्तन के, जब हम बीएड में क्लास लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि बालक से ज़्यादा तो बालिकाओं ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है। प्राइवेट का फीस आप जानते हैं ना कितना है, लेकिन उसके बाद भी परिवार वाले बच्चियों को, लड़कियों को, बहुओं को बीएड करवा रहे हैं प्राइवेट। तो कहीं ना कहीं ये जो है असमानता, ये खत्म तो हुई है, लेकिन हम संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि समाप्त हुई है, क्योंकि ये विचारधाराओं से जुड़ी है और आज भी इस विचारधाराओं से लोग ग्रसित है। तो हम इसके तह में थोड़ा सा जाएं, इसके रीज़न में जाएं कि इसका रीज़न है क्या। समाज में जो लोग ये मानसिकता से ग्रसित है, ये क्यों है, ये जो असमानता, जो लैंगिक असमानता, जो लैंगिक विभेद देखने को मिलता है, वो क्यों देखने को मिलता है, उसका कारण क्या है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि लिंगीय विभेद के कारण कौन कौन से हैं, क्या रीज़न है जिसके कारण लिंगीय विभेद समाज में व्याप्त है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है मान्यताएं तथा परंपराएं। कहीं ना कहीं जो मान्यताएं जो प्राचीन काल से चली आ रही है, अब इसके पहले हमने कहा ना कि जीवित पुत्र का मुख देखने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, पुत्र पिंडदान करता है तो सीधा स्वर्ग मिलता है, मुक्ति मिल जाती है। ये सब क्या है, ये जो है मान्यताएं हैं और परंपराएं भी। तो कहीं ना कहीं जो है मान्यताएं तथा परंपराओं की वजह से लिंगीय विभेद जो है वो समाज में व्याप्त है। हालांकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पुत्र ही देगा तभी, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं है, लेकिन हमारे समाज में बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि पुत्र को ही मुखाग्नि देना चाहिए। आप देखेंगे ना कि मुखाग्नि देने में अगर बेटा और बेटी दोनों है, बेटा छोटा है ना तो भी उसको गोद में लेकर जाएंगे मुखाग्नि दिलवाने के लिए। क्यों, बेटी बड़ी है तो बेटी भी दे सकती है। आपको पता है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का मुखाग्नि था तो उसमें बेटी ने ही दिया था। ऐसे उदाहरण है, लेकिन वो उदाहरण अपवाद चुनिंदा उदाहरण है। ठीक है, तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मान्यता और परंपराएं हैं जिसके अनुसार ये चीज़ें चल रही है, और कहीं ना कहीं ये लिंगीय विभेद का एक रीज़न भी है। ठीक है,
दूसरा है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा का मतलब छोटी सोच। जैसे अगर हम आपको एक उदाहरण दें कि जब कोरोना काल आया था तो उसमें जब व्यक्ति बाहर मार्केट जाता था तो मार्केट के बाहर ना सर्कल बना रहता था, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। अब इस सर्कल का महत्व क्या था ना, कि सर्कल के अंदर ही व्यक्ति रह करके और चीज़ों को लेता था। इसमें दूसरा व्यक्ति सर्कल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। इसका मतलब है ये फिक्स है बाउंड्री। वैसे ही व्यक्ति ने भी अपनी विचारधारा को संकीर्ण कर लिया, उसमें किसी को आने का रास्ता ही नहीं दे रहा है। और जब वो चीज़ों को लेगा नहीं तो उसमें परिवर्तन आएगा ही नहीं। तो ये संकीर्ण विचारधारा जो है, छोटी सोच जो है, ये कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है लिंगीय विभेद को जन्म देने में। ये प्रमुख किसका रीजन है? एक और उदाहरण हमको इस पर से याद आ रहा है कि बिहार में जब बीपीएससी का ज्वाइनिंग हो रहा था, TRA 2 का, तो एक स्टूडेंट थी, उनका उसने बीपीएससी क्लियर कर लिया था। लेकिन उनके पति जो थे वो परमिशन इसलिए नहीं दे रहे थे कि हमारे साथ पुस्त में कभी बहू ने नौकरी के लिए कहीं दूसरी जगह जाके नौकरी किया ही नहीं। बहू कैसे छोड़कर जा सकती कहीं और करने के लिए? वे क्यों नहीं जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती है? ये जो संकीर्ण विचारधारा, इसे तो छोड़ना है। इसे आप छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक जो भेदभाव है, जो विभेद है, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो ये संकीर्ण विचारधारा, इसे छोड़ना है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारे समाज में जो बेटा और बेटी में जो असमानता है, वो सबसे बड़ा रीज़न जो है संकीर्ण विचारधारा। जिस दिन व्यक्ति इस संकीर्ण विचारधारा से मुक्त हो जाएगा, उस दिन ये जो विभेद है ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। बहुत हद तक हुए भी हैं समाप्त, लेकिन फिर भी जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो उदाहरण हमें लाइव देखने को मिला है, ये उदाहरण देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो संकीर्ण विचारधारा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अशिक्षा। आप कहेंगे मैम अशिक्षित तो कोई रहा नहीं। तो बात तो सही है, अशिक्षित कोई नहीं। आज हर वर्ग पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो अपनी विचारधाराओं को कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पाया है। पढ़ा लिखा वर्ग भी अपेक्षा करता है कि एक बेटा हो जाए, या फिर अगर वो नहीं भी करता है तो उसका समाज कमेंट्स एक बार ज़रूर देता है कि अरे बेटी है, बेटा नहीं है, एक बेटा हो जाता। कहा जाता है बेटा बेटी एक समान, लेकिन उसके बाद भी बेटे को तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये अशिक्षा, पढ़ने लिखने के बाद भी ये जो अशिक्षा वाली सोच है, इस सोच के कारण भी जो है कहीं ना कहीं जन्म दे रही है लैंगिक विभेद को। फिर है लोगों में जागरूकता का अभाव। जैसे हमने कहा ना, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? कि व्यक्ति पढ़ लिख तो गया है लेकिन जागरूक नहीं हुआ है। अब उसको यही है कि बेटी का क्या है बेटी को तो विवाह करके पराए घर चले जाना है, बेटा रहेगा तो घर में कमाएगा। तो ये सारी जो सोच है, कहीं ना कहीं लोगों में ये जागरूकता का अभाव है। जिस दिन दोनों इक्वल एक साथ बेटा बेटी को एक नज़रिए से देखेंगे, उस दिन ये जो चीज़ें हैं ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, सॉरी बच्चों थोड़ी सी खांसी हो गई इसलिए डिस्टर्बेंस हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट एक रीज़न है आर्थिक तंगी। फाइनेंशियल कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जिस घर में बेटा होता है ना, उस घर में ये माना जाता है कि बेटा जल्दी बड़ा होगा तो जल्दी जो है वो हाथ बटाएगा, फाइनेंशियल में हाथ बटाएगा। और अगर कहीं बेटी ही है तो वो बोझ बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्थिक उपार्जन तो करेंगी नहीं, वो घर में क्या सपोर्ट करेगी, घर के कामों में करेंगी। तो इसलिए अगर आर्थिक तंगी रहती है तो आर्थिक तंगी भी कहीं ना कहीं जो है लिंगीय विभेद को जन्म देती है। हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वैसे आपने वो तो सुना ही होगा लोगों के मुंह से कि हे भगवान गरीब को बेटी मत देना। जनरली लोग कमेंट्स करते हैं कि गरीब को बेटी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए बेटी? वो इसलिए कि भाई इतना दहेज कहाँ से कैसे क्या करेंगे।
कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से इसका रीज़न है कि बेटा देना, बेटा रहेगा तो हमारी जो आर्थिक है, जो गरीबी है, वो कहीं ना कहीं दूर होगी, कि बेटा है काम में हाथ बटाएगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये आर्थिक तंगी भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इसका रीज़न है। इसके बाद है सामाजिक कुप्रथाएं, जो हमारे समाज में जो कुप्रथाएं चल रही है। ठीक है, आजकल तो हम कह सकते हैं कि कुप्रथाएं बहुत हद तक समाप्त हो गई हैं। जैसे पहले था ना कि पर्दा प्रथा था और बाल विवाह था, तो ये सब तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई। लेकिन हाँ, एक तो है, अभी भी है, वो है दहेज प्रथा। सीधे नहीं ना, ऐसे सीधे पहले लेते थे, फिर अब घुमा कर लेते हैं, ऐसे करके घुमा कर लेते हैं। क्या करना है, 4 व्हीलर आप देंगे तो आपकी बेटी ना चढ़ेगी, वॉशिंग मशीन देंगे तो आपकी बेटी ना कपड़ा धोएगी। ये क्या है, सामान चाहिए आपकी बेटी के लिए ही है। ये जो सर्कल जो घूम करके मिल रहा है, पहले था डायरेक्ट था और अब जो है ये घूम कर ले रहे हैं, तो ये विकराल है और ये बहुत एक भयानक रूप धारण कर लिया है। और इस वजह से भी जो है कहीं ना कहीं जो है बेटा और बेटी में भेद हो जाता है कि वो 4 बेटी है बेचारा। तो ये जो वर्ड है, ये कहीं ना कहीं समाज में क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सामाजिक कुप्रथाएं, शादी विवाह को लेकर, जन्म लिया नहीं उसके पहले चिंता हो जाती है। अच्छा, अगर बेटे का जन्म होता ना सात समंदर पर, अमेरिका में भी होंगे ना, तो अभी तो वो घर भी नहीं आए तो उसके पहले फ़ोन पर तुरंत हो जाएगा कि अरे भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और अगर बेटी होगी ना, तो बेटी बड़ी हो जाएंगी ना, जब वो वहाँ से आएंगे ना मेरे साथ, तो कहेंगे अच्छा आपकी बेटी भी है, हमको तो पता ही नहीं। ये सारी चीज़ें क्या बताती है, ये कहीं ना कहीं मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद एक है मनोवैज्ञानिक कारण। ये मनोवैज्ञानिक कारक भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसमें यह है कि भाई पुरुष महिला से श्रेष्ठ है, महिलाएं ऑटोमेटिक पुरुष को श्रेष्ठ मानती हैं कि वो श्रेष्ठ है, इसलिए भी असमानता है। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा स्त्री, यानी कि दोनों जो है बराबर है, दोनों इक्वल है, एक समान है। फिर भी यहाँ पर असमानता का भाव क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक कारण के कारण भी है, साइकोलॉजिकल रीज़न भी है इसका, कि भाई पुरुष है तो श्रेष्ठ होंगे हमसे, ऐसा महिला भी श्रेष्ठ है। तो कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक कारक जो है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये जो हमने देखा, ये हमारा लिंगी विभेद के कारण थे। अब हम देखते हैं कि लिंगी विभेद की समाप्ति के उपाय। ये तो हमने रीज़न देख लिया, अब हम इसे समाप्त कैसे करेंगे। हमारे समाज में ये जो देखने को असमानताएं देखने को मिल रही, बालक बालिका में जो भेद देखने को मिल रहा, हम इसे ख़त्म कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन तो है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए वन बाय वन हम इसे समझते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, जन जन में जागरूकता लाना, चाहे नुक्कड़ नाटक के द्वारा, चाहे कहानी के द्वारा, चाहे चलचित्र के द्वारा, ठीक है, यानी फिल्मों के द्वारा। अब आजकल तो यूट्यूब का प्रचलन हो गया, तो उसके अब किसी भी वे में, किसी भी वे में जन जन तक जागरूकता पहुंचाना। ठीक है, इस रूप में भी हम इसे समाप्त कर सकते हैं। बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार, हालांकि हमको लगता है कि पहले की अपेक्षा बहुत हद तक बालिकाएं जो है शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करी, हर क्षेत्र में उतर भी रही है और सक्सेस भी हो रही है, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर भी चल रही है। लेकिन फिर भी जो बाकी हैं, जो बालिका शिक्षा उच्च तक नहीं पहुंच सकती है, जो इंटर है, कितने ने ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों के लिए कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करके, ठीक है, कि भाई महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो ऑटोमेटिक वो सेल्फ डिपेंड होंगी, और ये जो बालक और बालिका में भेद है ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है बालिकाओं के लिए व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था करना। यानी कि व्यावसायिक का मतलब क्या है कि महिलाएं स्वनिर्भर होगी, आत्मनिर्भर होगी, अपने आप में आत्मनिर्भर होगी, फाइनेंशियल स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर कब हो सकता है, जब व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना होगी, जब ये महिलाएं भी कमाएंगी पुरुष भी कमाएंगे, तो ऑटोमेटिक इक्वल का भाव। हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो, महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो। ऑटोमेटिक महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर होगी, तो हमको लगता है किसी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता ही नहीं है।
फिर भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, ठीक है, उनका स्वागत है। लेकिन फिर भी सबसे है कि महिलाएं पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर बने। तो ये क्या है, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि बालिकाओं के लिए व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था हो। इसके द्वारा भी हम ये जो लिंग विभेद है इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद है सुरक्षित वातावरण देना। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है जो विभेद है कि भाई हमारा आज का जो समाज है, हमारे आज का जो समाज का जो वातावरण, जो माहौल है, इतना बिगड़ चुका है कि कोई भी पिता अपनी बेटी को कहीं दूर नहीं भेजना चाहता है। सुरक्षा के अकॉर्डिंग उसे चिंता रहती है और होना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षित वातावरण अगर प्रदान होता है, सुरक्षित वातावरण मिलता है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं बाहर निकलेंगी, बाहर जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो विभेद है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि असुरक्षित वातावरण जो है चारों ओर जो फैला हुआ है, वो वातावरण को अगर हम सुरक्षित करें या वातावरण को हम सुरक्षित बनाएं तो ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद है प्रशासनिक प्रयास। प्रशासन जो कानून बनाता है ना, उस कानून को कठोरता से उसका पालन किया जाए, पालन करवाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है ये विभेद खत्म हो जाएगा। उसके बाद है सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात। ये जो है ना कि पुत्र के जन्म पर जो है पुत्र मुखाग्नि देगा तो हम पापों से मुक्ति में स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, पुत्र का, जीवित पुत्र का मुख देखने से पाप से, नरक से मुक्ति मिलेगी, पाप से मुक्ति में। तो ये सारी जो मान्यताएं परंपराएं हैं, इन सब पर कुठाराघात होना चाहिए और इसमें हमारे युवा ही आगे आकर के इन चीज़ों को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं ये समाप्ति के उपाय हैं और लिंग विभेद की समाप्ति हम इस रूप में कर सकते हैं। तो बच्चों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो लिंग विभेद क्या है और लिंग विभेद के कारण क्या है और उसके उपाय क्या है, ये हमने देखा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर कोई आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।